बांग्लादेश में भारी बहुमत के साथ बीएनपी खालिदा जिया की जो पार्टी है उसने सरकार बना लिया। फिलहाल उत्तराधिकारी के तौर पर तारिक रहमान है, जो 17 साल के निर्वासन के बाद ब्रिटेन से लौटे थे पिछले ही साल। उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया। जमात को बहुत गहरा यहां पर झटका लगा है, लेकिन इस जीत से ज्यादा फिलहाल बांग्लादेश में चर्चा है जुलाई चार्टर 2025 की। इस चार्टर को मोहम्मद यूनुस लेकर आए थे 2025 में, जिसमें जनता से सवाल पूछा गया था। जनता ने वोट तो दिया ही जिसे देना था, उसके साथ ही एक वोट यस और एक वोट नो के लिए भी दिया। दरअसल इस चार्टर में कहा गया था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में सिर्फ लोकसभा होती है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, बांग्लादेश में सिर्फ लोकसभा होती है। तो इस चार्टर में कहा गया था कि क्या इस देश में द्विसदनीय होना चाहिए, मतलब राज्यसभा भी होनी चाहिए, और भी बहुत सारे इसमें संशोधन किए गए थे, प्रावधान दिए गए थे। तो 60% से ज्यादा जनता ने यस में वोट किया है। तो मतलब अब बांग्लादेश में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी बनेगी। ये कितनी बड़ी चुनौती तारिक रहमान के लिए होगी और इससे क्या फायदा होगा, क्या कुछ पूरा प्रोसेस है इसका, उसे समझने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या ये चार्टर है, कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे इसे लागू किया जाएगा, क्या संशोधन किया जाएगा, पूरा जो इसका खाका है हमारे दर्शकों को समझाइएगा। देखिए अभिषेक जी, क्या है कि जब हम इस संशोधन की बात करें तो राज्यसभा बनने में तो कोई इशू नहीं है, और राज्यसभा अगर बनेगी तो वो उतनी ताकतवर नहीं है, यानी कि जो सेकंड हाउस है वो उतना ताकतवर नहीं होगा जितना ताकतवर फर्स्ट हाउस होगा, यानी कि आपका जो पहले से चली आ रहा है वहां पर निचला सदन है वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा। मैं उसको देख रहा था कि जैसे हम ताकत की बात करें, कोई संशोधन होना है, कोई बिल पास होना है, तो जो वहां पर निचला सदन है वहां पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, और जो नई हाउस बनने वाला है जिसको ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा जैसा बोला जा रहा है, उसके अंदर आपका 1/2 बहुमत यानी कि केवल आधे से अधिक का मेजोरिटी आपको चाहिए होगी। अब आप सोचिए, जब लोकसभा के अंदर यानी कि वहां का जो फर्स्ट हाउस है, निचला सदन है, उसके अंदर क्या है आपका 2/3 से पारित हो जाता है, तो मुझे लगता है कि दूसरे हाउस में 1/2 से पास कराना कोई बड़ा विषय नहीं होगा, यानी कि 50+ मेजोरिटी से पास कराना ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं अभिषेक जी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे ज्यादा क्या है इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है, राष्ट्रपति को बहुत सारे मामलों में हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति काम करते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति पीएम और उनकी सलाह पर, यानी कि पीएम हो, मंत्रिपरिषद हो, उनकी सलाह पर ही सारे मोस्टली काम करते हैं। 1-2 विषय को आप हटा दें तो मोस्टली काम राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर पीएम की सलाह पर करते हैं। लेकिन वहां अब आप देखिए जो नया संशोधन हुआ है वहां पर प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर दी गई है। कैसी पावर दी गई है? ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेकर राष्ट्रपति के हाथ में पावर दी गई है कि राष्ट्रपति उसके अधिकारियों को बगैर किसी सलाह के नियुक्त करेगा। और ये ह्यूमन राइट कमीशन की बात हुई है, जो आप जानते भी होंगे शेख हसीना जी पर सबसे बड़ा आरोप ही यही था कि उनके समय में ह्यूमन राइट्स का वायलेंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसी को देखते हुए ये बात वहां पर पास की गई है कि ह्यूमन राइट्स के वायलेंस जैसी स्थिति दोबारा यहाँ पर ना हो और प्रेसिडेंट को पूरी पावर दी जाए, पूरी अथॉरिटी दी जाए। फिर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन है, प्रेस काउंसिल है, लॉ कमीशन है, बांग्लादेश के बैंक के जो गवर्नर जनरल हैं, एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन हैं, इन सब के अधिकारियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट खुद करेंगे। जैसे अब छोटा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग है, हमारे यहाँ यूपीएससी है, हमारे यहाँ पर कैग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, बहुत सारे आयोग हमारे यहाँ पर हैं। इन सब की नियुक्ति अध्यक्ष की सदस्य की प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इन द एडवाइस ऑफ द पीएम मंत्रिपरिषद करते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति अपने मन से करेंगे जिसको करना है। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। मतलब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो राष्ट्रपति की सलाह पर करते हैं, मतलब करते प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो काम करते हैं वो पीएम की सलाह पर करते हैं हमारे यहाँ। ठीक है जी। अब बांग्लादेश में सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हो जाएंगे। वहां पर जो राष्ट्रपति काम करेंगे वो बिना पीएम की सलाह पर करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका?
मतलब ये हुआ कुछ पावर पीएम के पास और कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास। मतलब तारिक रहमान के बनने से पहले उनके पर कतर दिए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। ठीक है, और क्या क्या प्रावधान है इसमें? जैसे हम इमरजेंसी की बात करें, जैसे वहां पर अगर कोई इमरजेंसी लगाई जाए तो इमरजेंसी के लिए जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी सहमति लेनी होगी। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी केवल और केवल मंत्रिमंडल, बल्कि मंत्री परिषद, एक होता है मंत्री परिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्री परिषद में से भी कुछ चुनिंदा, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, उनकी सलाह पर लग जाएगी। लेकिन वहां पर बांग्लादेश में जो नया प्रावधान हुआ है, वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी की भी सलाह क्या है, जरूरी होगी। केवल पीएम की मर्जी से बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, और ये जो महिलाओं को आरक्षण बढ़ा दिया गया है। ये अच्छा, सब मुझे ये चीजें चीज समझ नहीं आई, महिलाओं को तो पहले ही आरक्षण दिया गया है वहां। अब 350 सीटें हैं, 300 सीटों पर चुनाव होते हैं, 50 सीटें पहले ही महिलाओं को दी गई हैं। तो क्या अब इन 50 का दायरा और बढ़ाने की बात कही गई है? जी, और दायरा बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, और ये जो एक प्रधानमंत्री 10 साल तक, मतलब 2 कार्यकाल तक रह पाएगा? हाँ, देखो, ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है। ये तो हम देखें, अमेरिका में भी 2 कार्यकाल का ही प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं तीसरा कार्यकाल तो हमारे पीएम मोदी ही कर रहे हैं। अमेरिका में भी 2 कार्यकाल तक ही प्रेसिडेंट रह पाते हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने यहाँ पर रखा है कि 2 कार्यकाल, क्योंकि देखो शेख हसीना का 4था कार्यकाल शुरू हो गया था। ठीक है, अच्छा, ये चार्टर अगर बांग्लादेश में लागू होता है तो लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखिए, लाभ ये है कि जो बांग्लादेश में एक इमेज बनी थी शेख हसीना जी की, जो विपक्षियों ने बनाई थी कि वो डिक्टेटर है, सारी पावर उनके पास में है, उसको कहीं ना कहीं वो दिखाने का प्रयास किया गया है कि अब कोई भी बांग्लादेश में डिक्टेटर नहीं बन पाएगा। उनकी पावर को हमने क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया है, बांट दिया है। ये चीज मतलब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब एक पावर सेंटर सिर्फ एक नहीं रहेगा, अब 2 पावर सेंटर रहेंगे। अच्छा, साथ में ये भी कहा गया कि जो स्पीकर होगा लोकसभा का, वो तो सत्ता पक्ष का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर होगा वो विपक्ष से होगा। वो तो हमारे यहाँ भी है अभिषेक जी, वो सेम हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है, डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन से होता है। ये 11वीं लोकसभा से हमारे यहाँ व्यवस्था बन गई थी। अच्छा, उसे रखें ना रखें वो एक अलग मसला है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में सवाल और भी आया सर, जिस तरीके से पाकिस्तान को यूनुस ने साधा हुआ है, चीन को फिलहाल साधा हुआ है, अमेरिका का पिट्ठू है ही मोहम्मद यूनुस, तो ये खुद तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये चार्टर नहीं लेकर आया है। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन देखिए अब बनना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अपोजिशन के पास में उतने नंबर नहीं है। ये तो क्लीन स्वीप है ना भाई। जो बीएनपी है उसका क्लीन स्वीप है वहां पर ये। और आप देखते हैं जो अभी बीएनपी को जो वोट्स मिले हैं वो अवामी लीग के सपोर्टर्स ने खूब दिए, बराबर कर दिए हैं। हाँ, जो जमात के पास नहीं जाना था अवामी लीग का वोटर, वो बीएनपी के पास चला गया। 2 खराब में से कम खराब वाला चुन लिया गया। बस बस बस। लेकिन तो अब इसका मतलब क्या है, तो ये भी तो बीएनपी को देखना पड़ेगा ना कि जो जिन्होंने वोट किया वो किसके अगेंस्ट किया है। ये बात है। ठीक है, तो बाकी ये फायदेमंद रहने वाला है, और ऐसा कहा जा सकता है कि जो रेफरेंडम लाया गया है, इससे कहीं ना कहीं तारिक रहमान के पर कतरने की कोशिश जरूर की गई है, क्योंकि 35 साल से शेख हसीना या फिर आपका खालिदा जिया 2 ही लीडर ऐसे थे जो पिछले 35 साल से बांग्लादेश की कुर्सी पर थे। बड़ा सवाल। अच्छा सर, एक और सवाल ये भी है कि जो ये तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनेंगे, ये अपना कार्यकाल पूरा भी कर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि जो मैं इतिहास देख रहा था बांग्लादेश का, कोई पुरुष प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा दिन तक कुर्सी पर रह नहीं पाया। बेगमों को बांग्लादेश कहा जाता है कि जो बांग्लादेश हुआ है वो बेगमों का हुआ है। नहीं, देखिए, बात है कि वो मेजोरिटी की बात है, और उस समय पहले के हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं। तो मेजोरिटी है, मेजोरिटी की वजह से तुम कह ही सकते हैं। बाकी कोई मिस हैपनिंग हो गई तो बात अलग है। बाकी बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए। तो यहां पर पलीता मोहम्मद यूनुस के सपनों पर भी लग सकता है, अगर वो राष्ट्रपति ना बनाए गए तो ये रेफरेंडम उनके किसी काम का मुझे नहीं लगता कि होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।